हवा पानी लगातार खराब हो रहा है, यानी कि वातावरण क्लाइमेट में बहुत से बदलाव हो रहे हैं जो हम इंसानों की जिंदगी या किसी भी तरह के जीव के लिए नुकसानदायक है। लगातार होते इस एनवायरमेंटल चेंज का हमारी सेहत पर भी असर पड़ रहा है। कई रोग इसकी वजह से हमें देखने को मिल रहे हैं। हवा खराब होती और प्रदूषित हवा के कारण जो एक रोग सबसे ज्यादा तेजी से फैल रहा है वो है अस्थमा का। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मानव मनचंदा। डॉक्टर मानव मनचंदा से पहला सवाल लेते हैं और उनसे जानते हैं कि अस्थमा आखिर है क्या और ये कैसे होता है। अस्थमा लंग्स की एक बीमारी है जिसकी वजह से लंग्स में स्वेलिंग आ जाती है और लोगों में बलगम ज़्यादा बनने लगता है। इसके लक्षण ऐसे होते हैं कि मरीज को सांस फूलता है, खांसी होती है और इसके कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से ये लंग्स में प्रॉब्लम करता है। अस्थमा के कुछ हेरिडिटी फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से आपकी इसको होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केवल हेरिडिटी की वजह से हो। इसके और भी बहुत सारे कारण होते हैं, बट हाँ, अगर आपके परिवार में, आपके पेरेंट्स में, आपके ग्रैंड पेरेंट्स में अस्थमा की हिस्ट्री है तो आपके अस्थमा होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। डॉक्टर मानव, कोई ये कैसे पता लगाए कि जो खांसी या सांस फूलना या जो दूसरी चीजें जो भी समस्याएं अस्थमा के दौरान आ रही हैं वो सामान्य नहीं है और वो अस्थमा के लक्षण हैं? मतलब कुल मिलाकर ये बताएं दर्शकों को कि अस्थमा के लक्षण किस तरह के होते हैं। शुरुआत में लोगों में लक्षण जो सबसे कॉमन देखा जाता है वो सांस फूलना होता है, या कई बार लोगों को केवल खांसी होती है जिसकी वजह से वो कई बार इस चीज़ को इग्नोर करते हैं कि उनको अस्थमा की शुरुआत हो रही है। और किसी किसी को तो केवल नज़ला जुकाम ही होता है, हल्का सा सांस फूलता है। मोस्टली ये सब शुरुआती लक्षण होते हैं अस्थमा के। डॉक्टर मानव, आपने बताया कि अस्थमा क्या है, उसके शुरुआती लक्षण क्या हैं। अब अगर किसी को आपके सामने अस्थमा अटैक आ जाता है, आपके किसी रिश्तेदार को, आपके किसी दोस्त को या खुद आपको भी अगर अस्थमा अटैक आ जाता है, उस स्थिति में क्या किया जाना चाहिए? किस तरह के फर्स्ट एड्स जो हैं जो दी जा सकती हैं? अस्थमा का अटैक आने पर सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी इनहेलर या नेबुलाइजर की उपस्थिति है तो आप उसका तुरंत से तुरंत यूज़ करें। 1 मिनट के अंदर आप यूज़ करें, उसके बाद आप विदिन 15 मिनट्स उसको 3 बार यूज़ कर सकते हैं। फिर भी अगर आपका अटैक नहीं थम रहा है तो आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से संपर्क करें। मोस्टली वो लोग आपको वहाँ ट्रीट करेंगे, नेबुलाइज करेंगे, कुछ इंजेक्शंस देंगे जिससे ये अटैक अगर आप टाइम से पहुँचें तो आराम से ट्रीट हो सकता है। डॉक्टर मानव, आपने बताया अस्थमा के शुरुआती लक्षणों के बारे में, ये भी कि अस्थमा होता कैसे है। अब अगर किसी को वो शुरुआती लक्षण दिख रहे हैं और आप ये सोच सकते हैं और ये स्पष्ट रूप से समझ पा रहे हैं कि ये जितने भी 4-5 लक्षण हैं ये अस्थमा के हैं, तो वो किन मेडिकल टेस्ट के लिए जाए? कौन से ऐसे मेडिकल टेस्ट होंगे जिससे कि ये डायग्नोज होगा कि हाँ, आपको अस्थमा ही है, कोई दूसरा संक्रमण नहीं है? अस्थमा का जो डायग्नोसिस है वो हमारा सबसे पहले हिस्ट्री से शुरू होता है कि प्रॉपर हम हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की। फिर उसका फिजिकल एग्जामिनेशन डॉक्टर करते हैं जिसमें उसके चेस्ट में स्टेथो लगा के हमको वीजिंग सुनाई दे तो हमें काफ़ी हद तक क्लियर होता है कि अस्थमा की पॉसिबिलिटी है। फिर कंफर्म करने के लिए इसके लिए एक पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है जिसमें मरीज को एक मशीन में फूंक मार के उसके लंग्स की ताकत को देखा जाता है और अस्थमा है कि नहीं उसको डायग्नोज किया जाता है। कुछ स्पेशल टेस्ट भी होते हैं जैसे एलर्जी टेस्ट, वो हम अगर ज़रूरत लगती है कि डायग्नोसिस करने के लिए तो हम उसको भी करते हैं। किसी पेशेंट में एक्सरे या सीटी स्कैन का भी सहारा लेना पड़ता है। तो ये सब इसके टेस्ट हैं। डॉक्टर, एक बड़ा सवाल आता है कि अगर आपको ये पता चल गया कि आपको अस्थमा है तो सबसे पहला स्टेप आप क्या लें? अस्थमा का पता चले तो सबसे पहले आप अपना एक बेसलाइन चेकअप कराएं अपने डॉक्टर से कि आपका अस्थमा कितना सीवियर है, माइल्ड है, मॉडरेट है कि सीवियर है। ये कैटेगरीज हैं जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई हुई है, इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं, क्योंकि इस कैटेगराइजेशन के हिसाब से ही आपका ट्रीटमेंट होता है कि जिस हिसाब से आपका अस्थमा है उस हिसाब से आपको क्या दवाई चाहिए। फिर डॉक्टर आपके लाइफस्टाइल को देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि उसमें कौन सा ऐसा ट्रिगर है जो आपको ये परेशान कर रहा है जिसकी वजह से अस्थमा आपको हो रहा है, तो वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी डॉक्टर आपको सलाह देते हैं। फिर डॉक्टर मानव, अस्थमा आखिर कितनी तरह का होता है? क्या अस्थमा के भी टाइप्स होते हैं और अगर अस्थमा के टाइप्स होते हैं तो ये कितने प्रकार का होता है? अस्थमा जनरली इसके वैसे तो अस्थमा एक ब्रॉड स्पेशलिटी है जिसमें सब सांस की बीमारी जिसको हो रही है अस्थमेटिक प्रॉब्लम है लोग करते हैं, बट इसके कुछ सब टाइप्स हैं जैसे जेनेटिक अस्थमा किसी को है, फैमिलियल अस्थमा हो गया, किसी को
एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा होता है, जैसे किसी को एक्सरसाइज से ट्रिगर होता है, किसी को दवाइयों से ट्रिगर होता है, इसको हम एस्पिरिन इंड्यूस्ड अस्थमा या ड्रग इंड्यूस्ड अस्थमा कहते हैं। एस्पिरिन एक बहुत कॉमन पेन किलर है जिसकी वजह से कई लोगों को सांस की दिक्कत हो जाती है। फिर कुछ ओबेसिटी इंड्यूस्ड अस्थमा है, जैसे किसी बहुत मोटे हैं उस पेशेंट को हो गया। कुछ स्मोकर्स हैं जिनको अस्थमा हो जाता है तो स्मोकिंग इंड्यूस्ड अस्थमा है। तो ये कुछ सब टाइप्स हैं जो हम लोग डिफाइन करते हैं, क्योंकि इससे हमें ट्रीटमेंट करने में आसानी होती है पेशेंट के लिए। डॉक्टर, एक सवाल जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो ये कि क्या अस्थमा का कोई परमानेंट इलाज है? अस्थमा का परमानेंट कंट्रोल किया जा सकता है, जो कि एक सही परिभाषा है इस ट्रीटमेंट की। और कंट्रोल आजकल हम लोग इतना अच्छा अचीव कर लेते हैं कि मरीज सिम्टम फ्री रहते हैं, केवल दवाई के ऊपर या इनहेलर या जो भी उसकी बेस्ट पॉसिबल दवाई है उस पर अपना लाइफस्टाइल टोटली एज ए नॉर्मल पर्सन व्यतीत करते हैं। और कंट्रोल के लिए हमारे पास आजकल बहुत अच्छे विकल्प हैं दवाइयों में। डॉक्टर मानव, आपने अस्थमा के बारे में बहुत सी जानकारी दी। अब जो सवाल निकल कर आता है वो ये कि क्या अस्थमा को ठीक किया जा सकता है? इसके लिए किस तरह के इलाज मौजूद हैं? अगर किसी को अस्थमा डायग्नोज होता है तो किस तरह के ट्रीटमेंट्स उसके लिए मौजूद हैं? अस्थमा को जैसे हमने बताया हम कंट्रोल करते हैं, और इलाज में इसके लिए हमारे पास कुछ इनहेलर्स होते हैं जो कंट्रोलर्स होते हैं, जिनमें मोस्टली स्टेरॉइड्स होते हैं। और ये स्टेरॉइड्स आर एब्सोल्युटली सेफ, आई विल इंसिस्ट दैट कि ये बिल्कुल सेफ स्टेरॉइड्स होते हैं जिसमें हम मरीज को कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ रिलीवर इनहेलर भी होते हैं, जब अटैक ज़्यादा हो तो हम उन रिलीवर इनहेलर का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा आजकल बायोलॉजिकल्स भी दवाइयाँ हैं जिससे अस्थमा का कंट्रोल, जो सीवियर कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स हैं उसमें हम यूज़ करते हैं। कभी कभी हमें ओरल या आईवी स्टेरॉइड्स अटैक पड़ने पे भी देने पड़ते हैं, बट मोर और लेस हमारे पास इनहेलर्स के तौर पे आजकल कंट्रोलर बहुत अच्छे अवेलेबल हैं। आप अपना पूरा लाइफस्टाइल नॉर्मल व्यतीत कर सकते हैं अगर इसका आप रेगुलर यूज करें तो। डॉक्टर मानव मनचंदा, अब जब आपने हमें अस्थमा के लक्षणों और इसके इलाज के बारे में बताया तो ये जानना भी जरूरी है कि अस्थमा के मरीज को किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। तो आप अस्थमा के मरीज को क्या एडवाइस देंगे? वो कौन सी बातें हैं जो एक अस्थमा के मरीज को ध्यान में रखनी बेहद जरूरी है? अस्थमा के पेशेंट्स को अपनी लाइफस्टाइल में सबसे जो ट्रिगर्स हैं, एक तो उनको अवॉइड करना चाहिए। जैसे अगर उनको स्मोकिंग से प्रॉब्लम है, स्मोकिंग ना करें। अगर वो ओबीज हैं तो एक्सरसाइज करें, अपना वेट रिड्यूस करें। अगर उनको किसी दवाई से एलर्जी है तो वो उसको हमेशा अपने एक लिस्ट बना के रखें कि ये दवाई कभी भी अगर कोई डॉक्टर लिखे किसी कारण से तो उनको बताएं। दूसरा, जैसे अभी पोल्यूशन बढ़ता है या दिवाली के आसपास पटाखे उछलते हैं तो उस टाइम खास ख्याल रखें कि अर्ली मॉर्निंग नहीं निकलें जिस टाइम पोल्यूशन सबसे ज़्यादा होता है। प्लस हम लोग आजकल वैक्सीन्स भी काफ़ी कॉमनली देते हैं ऐसे पेशेंट्स को जिनको रेगुलर अस्थमा का दवाइयाँ हैं। उन वैक्सीन से काफ़ी इन्फेक्शंस प्रिवेंट होते हैं जिसकी वजह से अटैक आने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर मानव मनचंदा और हम बात कर रहे हैं अस्थमा को लेकर। हमने इसके लक्षणों को समझा, इसके कारण को जाना और ये जाना कि इसके लिए किस तरह के इलाज मौजूद हैं। डॉक्टर मानव, मैं आपसे एक सवाल और लेना चाहूंगी, वो ये जो हमसे भी अक्सर खूब पूछा जा रहा है, वो ये कि क्या ऐसा है कि किसी को अचानक से अस्थमा हो जाए? अचानक अस्थमा, जिसको हम अटैक कहते हैं, वो कभी कभी ट्रिगर हो जाता है अगर आपको कभी बहुत ही ज़्यादा अपने एलर्जन से एक्सपोजर हो जाए तो। और उस अटैक को ट्रीट करने के लिए हम इमीडिएटली फिर पेशेंट्स को नेबुलाइज करते हैं, कुछ दवाइयाँ देते हैं इंजेक्शन के तौर पे ताकि वो रुक जाए। जो रेगुलर अस्थमा है वो कभी भी अचानक नहीं होगा, वो धीरे धीरे आपकी बीमारी सामने आएगी। आप उसको शुरू में इग्नोर करेंगे तो हाँ ज़रूर वो किसी दिन अचानक अटैक के रूप में आ सकता है, बट सिम्टम्स उसके कुछ ना कुछ हफ्तों से आपको पहले हो रहे होंगे। डॉक्टर मानव, कोई भी बीमारी हो, छोटी या बड़ी, ये तो हम सब मानते हैं कि खान पान से जुड़े कुछ परहेज उन बीमारियों के दौरान होते हैं। कुछ ऐसा खान पान या खाने की चीजें होती हैं जो उस बीमारी के दौरान मना की जाती है, वहीं कुछ ऐसी चीजें भी होते हैं जिन्हें खाने की सलाह दी जाती है। तो आप अस्थमा के मरीजों को क्या कहना चाहेंगे? उन्हें अस्थमा के दौरान किन चीजों का सेवन करना चाहिए? जनरली हम देखते हैं कि जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं हमसे यही सवाल पूछते हैं। हम ये कहते हैं आप अपनी नॉर्मल हेल्दी डाइट लीजिए। किसी चीज़ से अगर आपको एलर्जी लगती है तो उसको कंफर्म करके ही आप बंद करें, नहीं तो ऐसे सब चीज़ों का सेवन जैसे केला, दही वगैरह बंद करने की ज़रूरत नहीं होती है। मोस्टली लोगों को इन चीज़ों से एलर्जी नहीं होती है। डॉक्टर मानव, ये तो आपने उन चीज़ों का जिक्र किया जो अस्थमा के मरीज खा सकते हैं। क्या कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनसे अस्थमा के मरीजों को परहेज करना चाहिए? हाँ, जंक फूड जो हम कहते हैं कि अवॉइड करें, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स और आजकल चिप्स वगैरह जो बच्चे खाते हैं जिसमें कुछ ना कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो आपको नुकसान करते हैं।
तो ये सब चीज़ें अवॉइड करें। मौसम जब बदल रहा है तो उस टाइम पे आप कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स वगैरह ना लें कि जिससे आपको इन्फेक्शन हो और इन्फेक्शन से फिर अस्थमा ट्रिगर हो। डॉक्टर मानव, मेरे फोन में एक ऐप है जो मुझे वेदर अपडेट देती है। उसी का कोई एक फीचर है जो मुझे वायु की गुणवत्ता से भी अपडेट कराता है। मैं दिल्ली में रहती हूँ और जब भी रोज सुबह मुझे उसका एक नोटिफिकेशन आता है वो मैक्सिमम ऑरेंज या रेड ही होता है, जिसमें यह कहा जाता है कि मैं घर पे रहूं, बाहर ना निकलूं, क्योंकि बाहर जो हवा है वो मेरी सेहत के लिए नुकसानदायक है। प्रदूषण बढ़ रहा है। ऐसे में अस्थमा के मरीजों को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? बाहर तो निकलना जरूरी है, आप खुद को घर में कैद तो नहीं कर सकते, बहुत से काम हैं। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका ख्याल अस्थमा के मरीजों को रखना चाहिए ताकि वो खुद को सेफ रख सके? जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ रहा है हम देख रहे हैं कि अस्थमा की प्रॉब्लम जिनको है वो ज़्यादा परेशान होते हैं। तो मेरी उनको सलाह ये है कि जिस टाइम पोल्यूशन सबसे पीक पे है, जैसे अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट, उस टाइम वो कम से कम घर से बाहर निकलें। आजकल अगर निकले भी तो हमने देखा मास्क जो लगा के निकलते हैं तो उससे काफ़ी हद तक लोगों को बेनिफिट होता है। अपनी रेगुलर दवाई जो आपकी चल रही है उसको इस टाइम पे बिल्कुल बंद ना करें, क्योंकि अगर बंद करी और कंट्रोल बिगड़ा तो फिर एक्यूट प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके सिम्टम्स 1 या 2 दिन से ज़्यादा आपको हो रहे हैं तो तुरंत अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें ताकि वो ट्रीटमेंट उस हिसाब से आपका अप्रोप्रिएट दे पाएँ कि आपकी प्रॉब्लम आगे ना बढ़े। डॉक्टर मानव, आपने अस्थमा से जुड़े तकरीबन हर सवाल का हमें जवाब दिया। हमारे पास आने वाले सवालों को भी हमने इस इंटरव्यू में ऐड किया और उन सवालों को भी जो हमारे खुद के थे। लेकिन एक मिथ है जिसे मैं यहाँ पर ब्रेक करना चाहूंगी, या ये मिथ है या नहीं है ये भी आप ही बताएंगे एज एन एक्सपर्ट, कि अक्सर लोग अपने बीमार बच्चों को नेबुलाइज नहीं कराते। जब उन्हें नेबुलाइजर की जरूरत होती है तो वो नेबुलाइज करने से डॉक्टर को मना कर देते हैं, क्योंकि लोगों में ये एक सोच है, भ्रम आप उसे कहें, कि अगर आपने बच्चे को कंजेशन की वजह से, छाती में कफ जमा होने से उसे राहत दिलाने के लिए ही अगर नेबुलाइज किया तो इन फ्यूचर वो अस्थमा के लिए प्रोन हो जाएगा, उसको अस्थमा आसानी से हो सकेगा। ये बात कितनी सही है और कितनी गलत? नेबुलाइजर से अस्थमा नहीं होता, नेबुलाइजर अस्थमा का इलाज है। सपोज मेरे को शुगर है और मैं शुगर की दवा खा रहा हूँ तो शुगर की दवा से मुझे शुगर नहीं हो रहा, वो उसका इलाज हो रहा है। ऐसे ही नेबुलाइजर से दवाई जो दी जा रही है वो अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए दी जा रही है। और इसकी आदत पड़ना भी एक कॉमन वो प्रॉब्लम है जो हम फेस करते हैं कि इसकी आदत पड़ जाएगी, वो चीज़ गलत है। वो उस बीमारी की ज़रूरत है और ज़रूरत की दवा है जिसको हम नेबुलाइजर के थ्रू दे रहे हैं। शुक्रिया डॉक्टर। ये थे हमारे साथ डॉक्टर मानव वनचंदा और मैं थी आपके साथ अनीता शर्मा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मैं जल्दी ही आपसे फिर मिलूंगी। तब तक अपनी सेहत का ख्याल रखें, सेहतमंद रहें, खुश रहें और NDTV देखते रहें।